Hello everyone, this is NCERT class 7 history chapter number 1 tracing changes through 1000 years। इसका मतलब है हज़ारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल का मतलब है जांच। तो हम इस चैप्टर में जो हमारा पुराना समय है उसके दौरान हुए जो परिवर्तन है उसकी जांच के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर मैप के 2 सेक्शन दिखाए गए हैं। जो फर्स्ट सेक्शन है उसमें ये जो आपको सेक्शन नज़र आ रहा है मैप का फर्स्ट सेक्शन है, और इस सेक्शन में 12वीं सदी के भूगोल जो जोग्राफर हैं, भूगोलवेत्ता अल इद्रिसी इनका नाम है। ये अल इद्रिसी का बनाया हुआ है दुनिया के नक्शे का एक हिस्सा, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीपों का भूमि से समुद्र तक दिखाया गया है इसमें। और जो दूसरा मानचित्र है उसका हम जो मैप है उसका नेक्स्ट पेज पे हम पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए क्या है, टेक अ लुक एट मैप्स 1 and 2। सेकेंड वाला जो है वो नेक्स्ट पेज पर है। मैप 1 वॉज मेड इन 1154 CE बाय द Arab geographer Al-Idrisi. The section reproduced here is a detail of the Indian subcontinents from his larger map of the world. यहाँ पर हम सबसे पहले फर्स्ट मैप पर नज़र डालते हैं। तो जो फर्स्ट मैप है उसमें अरब भूगोलवेत्ता अल इद्रिसी ने यह 1154 में बनाया था। यहाँ जो नक्शा दिया गया है वह उसके द्वारा बनाया गया दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीपों को दर्शाता है। मैप 2 वॉज मेड इन द 1720s बाय अ फ्रांस cartographer. The two maps are quite different even though they are the same area. जो सेकेंड मैप है जो नेक्स्ट पेज पर है मैं आपको चलिए दिखा देती हूँ। यहाँ पर ये थोड़ा सा ब्रॉड करके, यस ये वाला मैप 2 है ये। तो इसमें ये जो मैप है ये एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया था। दोनों नक्शे एक से इलाके के हैं मगर उनमें काफ़ी अंतर है। Al Idrisi's map, South India is where we would accept to find North India and Sri Lanka is the island at the top. अल इद्रिसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है। प्लेस नेम्स आर मार्क्ड इन अरेबिक, और यहाँ पर जगहों के नाम जो हैं वो अरेबिक में लिखे हुए हैं। एंड देयर आर सम वेल नोन नेम्स लाइक कन्नौज इन उत्तर प्रदेश स्पेल्ड इन द मैप ऑफ कन्नौज। ये सारी यहाँ पर कन्नौज है। यहाँ पर जो दिया गया है उनमें कुछ जाने पहचाने नाम भी हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज। मैप 2 में जो पहला मानचित्र है उसके बनने के लगभग 600 वर्ष बाद यह बनाया गया था। जो मैप सेकंड है वो 600 वर्ष बाद बनाया गया था, और इस काल अवधि में उपमहाद्वीपों के बारे में जो सूचनाएं हैं वो काफ़ी बदल गई थी। यह नक्शा हमें ज़्यादा परिचित लगेगा। उसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारीक ब्यौरे देखकर आश्चर्य होता है। बहुत ही ज़्यादा बारीकी से देखिए दर्शाया गया है, ये बहुत ही ज़्यादा बारीकी से। तो इसमें और फर्स्ट मैप में लगते एक से हैं लेकिन बहुत सारा डिफरेंस है। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्री यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे। सी चैप्टर 6, इसके बारे में हम चैप्टर 6 में पूरा डिटेल पढ़ेंगे। लुक एट द एरियाज इन द इंटीरियर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट ऑफ मैप 2 आर दे एज डिटेल्ड एज सून ऑन द कोस्ट। लेकिन अब भारतीय इलाकों पर नज़र डालें तो क्या इनमें भी उतने ही ब्यौरे हैं जितने समुद्र तट वाले हिस्से में हैं? मतलब मैप 2 और मैप 1 को हम अगर कंपेयर करें तो क्या उतने ही ब्यौरे हैं जितने मैप 2 में हैं? आर दे आर डिटेल एज सून ऑन द कोस्ट। फॉलो द कोर्स ऑफ द रिवर गंगा एंड सी हाउ इट इज़ शोन। Why do you think there is a difference in the level of detail and accuracy between the coastal of island areas in the map? तो इसमें इसे जानने के लिए हम गंगा के मार्ग को देखें। इसे किस तरह से दर्शाया गया है, किस तरीके से दिखाया गया है इस मानचित्र के में तटीय और
भीतरी जो इलाके हैं उनके बीच ब्यौरे और बारीकी का जो अंतर है, आपके ख्याल से उसका क्या कारण है? Equally important is the fact that the science of cartography differed in the two periods. When historians read documents, map and text from the past, they have to be sensitive to different historical backgrounds, the contexts in which information about the past was produced. इतनी सी महत्वपूर्ण एक और बात यह है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन जो है उसका जो विज्ञान भी है वो भी बदल चुका है। और इतिहासकार जब बीते हुए युगों के दस्तावेज, नक्शे और लेखों का अध्ययन करते हैं, उनका पता लगाते हैं, तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भों का उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों पर उसको ध्यान रखना ज़रूरी होता है। अब हम यहाँ पर नई और पुरानी शब्दावली के बारे में पढ़ेंगे। If the context in which information is produced changes with time, what about language and the meanings? Historical records exist in a variety of languages which have changed considerably over the years. अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदले हैं तो भाषाएं और अर्थ भी बदले हैं। ऐतिहासिक अभिलेख जो हैं कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदल गई हैं। उदाहरण के लिए मध्य युग की फ़ारसी, आधुनिक फ़ारसी भिन्न भाषा बिल्कुल एकदम भिन्न है। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई है, समय के साथ साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। आजकल हम भी देखते हैं जैसे बहुत सारे शब्द जो हैं उनका प्रोनाउंसिएशन चेंज हो गया है, उनकी स्पेलिंग्स चेंज हो गई है, तो इसी प्रकार यही बताया गया है इसमें। उदाहरण के लिए जैसे हिंदुस्तान है, टुडे वी अंडरस्टैंड इट एज इंडिया, द मॉडर्न नेशन स्टेट, व्हेन द टर्म वाज यूज्ड इन द 13th सेंचुरी बाय कौन सा नाम है ये, मिनहाज ए सिराज। तो जैसे हम अगर मान लें कि आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र जैसे भारत है, भारत के अर्थ में ही लेते हैं। 13वीं सदी में जब फ़ारसी के इतिहासकार मिनहाज ए रिहाज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, तो उनका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया था जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। इसके विपरीत जो है 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों का की जो संस्कृति का वर्णन है उसके लिए करने के लिए किया। यह प्रयोग 14वीं सदी, ये जो प्रयोग है ये 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त हिंद के ही कुछ समान था। While the idea of geographical and cultural entity like India did exist, the term Hindustan did not carry the political and national meaning which we associate with it today. मगर जहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप में पहचाना जा रहा था, वहाँ हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो हम आज जोड़ते हैं। Historians today have to be careful about the terms they use before they mean different things in the past. Take for example a simple term like foreigner. It is used today to mean someone who is not an Indian. किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ हैं। उदाहरण के लिए विदेशी जैसे सीधा साधा शब्द अगर ले लिया जाए तो हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जो भारत का नहीं है। In the medieval period, a foreigner was an stranger who appeared, say, in a
given village, someone who was not a part of the society or culture. In the Hindi, the term Pardesi might be used to describe such a person, and in Pardesin, Ajnabi. A city dweller, therefore, might have regard a forest dweller as a foreigner, but two peasants living in the same village were not foreigners to each other, even though they may have had different religious or caste backgrounds. मध्य युग में मानो किसी गांव में जो आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग ना हो विदेशी कहलाता था। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेसी और फारसी में अजनबी कहा जाता था। इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था, किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जातीय परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। नेक्स्ट पढ़ेंगे इतिहासकार और उनके स्रोत के बारे में। हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेस। इतिहासकार किसी युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की जो प्रकृति है वो क्या है, इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोत का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल आपने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा होगा ज़रूर। इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से 1750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। You will notice some continuity is the four sources used by historians for the study of this period. They still rely on coins, inscriptions, architecture, and textual records for information. But there is also considerable discontinuity. The number and variety of textual records increased dramatically during this period. इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेंगी जो पिछले युग से वैसी ही चली आ रही हैं। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलाओं और लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं, पर कुछ बातें पहले से काफ़ी भी भिन्न भी हैं। इस युग में जो है प्रमाणिक लिखित सामग्रियाँ जो हैं वो संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से उसकी बढ़ गई है। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल धीरे धीरे कम हो गया है। People use it to write holy text. लोग क्या करते हैं, लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृतांत, संतों के लेखन और उपदेश और जो अदालत के दस्तावेज हैं, हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने में इनका प्रयोग करने लगे। धनी व्यक्ति, शासक, जन, मठ तथा मंदिर पांडुलिपियाँ एकत्रित किया करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखागारों में रखा जाता था। इन लिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इनका उपयोग कठिन है। उसके बाद यहाँ पर हम अभिलेखागार जो हैं वो एक ऐसे स्थान जहाँ पर दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। आज सभी राष्ट्र और राज्य सरकारों के अभिलेखागार होते हैं जहाँ वे अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेख और लेन देन के ब्यौरे का रिकॉर्ड रखते हैं। There was no printing press in those days, so scribes copied manuscript by hand. उन दिनों छापे खाने जो प्रिंटिंग प्रेस होती हैं, छापे खाने तो नहीं थे, इसलिए लिपिक या नकल निवीस जो हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रकृति बनाते थे, मतलब उनको हाथ से ही कॉपी करते थे। अगर आपने कभी किसी मित्र के गृह कार्य की नकल उतारी हो तो आप जानते होंगे कि यह काम आसान नहीं है। कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी और आपको मजबूर होकर अंदाज़ा ही लगाना पड़ता होगा कि क्या लिखा है। इसी के फलस्वरूप आपके लेख में मित्र के लिखे हुए से कुछ छोटा मोटा अंतर जरूर आ जाता होगा। As scribes copied manuscripts, they also introduced small changes, a word here, a sentence there. These small changes grew over century of copying until manuscript of the same text because substantive
completely different from one another. This is a serious problem because we rarely find the original manuscript of the author today. We are totally dependent upon the copied made by the later scribes. As a result, historians have to read different manuscript versions of the same text to guess what the author had originally written. तो इसमें ये बताया गया कि पांडुलिपि की जो प्रतिलिपि बनने में भी कुछ यही होता है कि प्रतिलिपियां बनते हुए लिपिक जो हैं वो छोटे मोटे हेर बदल कर देते हैं। कहीं कोई शब्द आया होता है, कहीं कोई वाक्य है, तो सदी दर सदी प्रतिलिपियां भी जो हैं वो बदलती रहीं और इसके साथ एक बहुत ही बड़ी समस्या उत्पन्न हुई। Yes, this is a serious problem because we really find the original manuscript of the author today. इससे बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई कि आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती है। हमें बाद के लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ा। इसलिए इस बात का अंदाज़ा लगाने के लिए कि लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता था। ऑन ओकेजन ऑथर रिवाइज देयर कॉरोनिल्स एंड डिफरेंट टाइम्स। कई बार लेखक स्वयं ही समय समय पर अपनी मूल जो वृत्तांत हैं उनमें संशोधन किया करते थे, मतलब खुद चेंजेस कर लिया करते थे। 14th सेंचुरी कॉरोनिक्लर यहाँ पर जो है ज़ियाउद्दीन बर्नी ने क्या किया, 14वीं शताब्दी में इतिहासकार ज़ियाउद्दीन बर्नी ने अपने वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा था। दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत जो हैं उनकी जानकारी नहीं थी। यह पुस्तकालयों के विशाल संग्रहों में कहीं दबा पड़ा था, लाइब्रेरी के कलेक्शन में कहीं लॉस्ट हो गया था। यहाँ पर जो ये फिगर दिखाई गई है, इस चित्र में जो लघु चित्र, छोटा सा ये पिक्चर बनी हुई है, इसमें एक लिपिक किसी पांडुलिपि को नकल कर रहे हैं और इस चित्र का आकार जो है वो 10.5 सेंटीमीटर है। इस छोटे आकार के कारण इसे लघु चित्र या मिनिएचर कहा गया है। कभी कभी इस लघु चित्र का प्रयोग लेख में आई पांडुलिपियों को स्पष्टता प्रदान करने के लिए किया जाता था। ये इतने सुंदर होते थे कि आगे चलकर संग्रहकर्ता अक्सर इन चित्रों को पांडुलिपियों से अलग करके बेचने लगते थे, मतलब इनको सेल आउट करते थे और पैसे कमाते थे। और यहाँ पर जो ये पेज नंबर 6 पर डिफरेंट काइंड ऑफ राइटिंग दिखाई गई है। ये जो हैंड राइटिंग है, लिखावट की भिन्न प्रकार की शैलियों के कारण फ़ारसी और अरबी पढ़ने में कठिनाई हो सकती है। यहाँ पर जो बाईं ओर में जो वर्ण जोड़कर धारा प्रवाह रूप से लिखे जाते हैं वो फ़ारसी अरबी के जानकारों के लिए इस लिपि को पढ़ना आसान हो जाता है। तो यहाँ पर लिखा जाता है बाएं से दाएं की तरफ। अब हम पढ़ेंगे न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स, नए सामाजिक और राजनीतिक समूह के बारे में। The study of the 1000-year between 700 and 1750 in a huge challenge to historians, largely because of the scale and variety of developments that occurred over the period. At different moments in this period, new technologies made their appearance, like the Persians. सन 700 और 1750 के बीच के हज़ारों वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है, मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय में नए प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई में रहट यहाँ पर दिया गया है, पर्शियन व्हील जिसे रहट कहा गया है, रहट और कताई के लिए चरखे और युद्ध के लिए आग्नेयास्त्र, बारूद वाले हथियारों का इस्तेमाल। इस उपमहाद्वीप में नए तरह के खान पान भी आया, जैसे आलू, मिर्च, मक्का, चाय और कॉफ़ी।
ध्यान रहे कि ये तमाम जितने भी परिवर्तन है नए प्रौद्योगिकी और फसलें उन लोगों के साथ आए जो एक नए विचार भी लेकर आए थे। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा है। चैप्टर 5, 6, 7 में हम इनमें से बहुत सारे चेंजेस के बारे में जानेंगे। This was also a period of great mobility. Group of people traveled long distance in search of opportunities. The subcontinent held immense wealth and the possibilities for people to carve a fortune. इस युग में लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया था। अवसर की तलाश में लोगों के जो झुंड के झुंड दूर दूर की यात्राएं करने लगे थे। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा उनमें से एक समुदाय था राजपूत, जिसका नाम राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र से निकलता है। Rajput, the son of the ruler. Between the 8th and 14th century, in the term was applied more generally to a group of warriors who claimed उनको क्लेम किया गया क्षत्रियास कास्ट स्टेटस। तो यहाँ पर 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षेत्रीय वर्ण के होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। एंड कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता, प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ मुख्यतः लिपिकों और मुंशियों का कार्य करने वाले जाति आदि समूह ने भी उठाया। Throughout this period there was a gradual clearing of forest and the extension of agriculture, a change faster and more complete in some areas than in others. इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का जो इलाका है वो बढ़ता जा रहा था। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे ज़ोर शोर से हो रहा था। कुछ ही वनवासी जमीन की जुताई करने में और कुछ कृषक बन गए थे। कृषकों के ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार और मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों में प्रभावित होने लगे। वे बड़े और जटिल समाज के अंग बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक जो थे वो वर्ग को बेगार करनी पड़ती थी। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ जमीन होती थी तो कुछ लोग मवेशी भी पालते थे और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि का कुछ काम कर लेते थे। As society became more differentiated, people were grouped into jatis or subcasts and ranked on the basis of their backgrounds and their occupations. Ranks were not fixed permanently and varied according to the power, influence and resources controlled by members of the jati. The status of the same jati could vary from area to area. जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोग जातियों और उपजातियों में बढ़ जाने लगे और उनकी जो पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा नीचा दर्जा दिया जाने लगा। ये दर्जे स्थायी नहीं थे। किसी जाति के विषय में सदस्यों के हाथ में कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण है, इसके आधार पर उसके जो दर्जे हैं वो बदलते रहते थे। एक ही जाति का
किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और। Jatis framed their own rules and regulations and managed the conduct to their members. These regulations were enforced by an assembly of elders described in some areas as the Jati Panchayat, but Jatis were also required to follow the rules of their village. Several villages were governed by a chief chieftain, and together we were only one small unit of a state. अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थीं और इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। लेकिन जातियों को अपने निवास के गांव के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांवों पर मुखियाओं का शासन होता था। मिलकर वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर होती थी। Of the technological, economic, social and cultural changes described in this section, which do you think were most significant in the town or village in which you live? इस अनुभाग में जो प्रौद्योगिकीय और आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन वर्णित हैं, उनमें से कौन कौन से परिवर्तन आपकी समझ में आपके शहर या गांव में सबसे महत्वपूर्ण रहे। अपना फर्स्ट चैप्टर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून टू आवर चैनल। हैव अ नाइस डे।